नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैटलिस्ट में डीजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा, बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर को हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। हर एक टॉपिक पर हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं और हर वीडियो में हम एक टॉपिक को जो वो कवर कर रहे हैं, जो भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, उसको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की जितनी भी चीजें हैं, एडवांस लेवल तक की जितनी भी चीजें हैं, उन हर एक चीज को डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, बेसिक का मेरे कहने का मतलब है कि बेसिक में हम हर एक चीज को ये मान के चलते हैं कि एनसीईआरटी को कवर करना बहुत ही जरूरी है। एडवांस लेवल पर हम प्लांट फिजियोलॉजी की जो भी रेफरेंस बुक है, स्टैंडर्ड बुक जैसे कि तेज और उसके अलावा लेहनिंजर को फॉलो कर रहे हैं, इनसे हम अपने कंटेंट को बनाते हैं। हर एक चीज को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड स्टडी करते हैं। दोस्तों, इसी तरह आज की हमारी जो वीडियो है वो एक स्पेशल टॉपिक पर होने वाली है, फोटोसिंथेसिस के, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। दोस्तों, वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं या फिर उनकी वजह से फोटोसिंथेसिस में उतार चढ़ाव आता है, जिसके कारण एक प्लांट को अपनी जीवन लीला में बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमारा कंटेंट है वो किस पे बेस्ड है, तो एनसीईआरटी, लेहनिंजर और तेज को रेफरेंस में हमने लिया है। और उससे इस वीडियो में आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी लाइंस है, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे। मित्रों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? लाइट की। किसकी बात करेंगे? लाइट की। फोटोसिंथेसिस में अगर हमने लाइट की बात नहीं की तो कुछ भी नहीं की। लाइट एक ऐसा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के लिए अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। इसके बिना तो कुछ भी हो ही नहीं सकता फोटोसिंथेसिस में। समझ में आई बात? सबसे पहले तो हमको यही चाहिए। अब लाइट की क्वालिटी कैसी है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका ड्यूरेशन कितना है, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो डिफाइन करते हैं या फिर वो दर्शाते हैं कि एक प्लांट कितना फोटोसिंथेसिस करेगा। एक प्लांट कितना फोटोसिंथेसिस करेगा। दोस्तों, अगर साइंटिफिक बेसिस की बात करें तो लाइट लाइट क्या है? लाइट एनर्जी का वो सोर्स है जो लाइट रिएक्शन करवाता है फोटोसिंथेसिस में। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि लाइट रिएक्शन के जो भी प्रोडक्ट हैं मित्रों, जो भी प्रोडक्ट हैं, उनका नाम है एटीपी और एनएडीपीएच। एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा फोटोलाइसिस क्या होता है? फोटोलाइसिस। ठीक है, जिसमें मेनली क्या होता है? वाटर का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इन सारी चीजों को हमने अलग अलग वीडियोज के थ्रू डिटेल में बहुत अच्छे से स्टडी किया है। दोस्तों, लाइट रिएक्शन क्या होती, डार्क रिएक्शन क्या होता, ठीक है, अलग अलग जो साइकिल्स चलती हैं उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है, जाना है, समझा है। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं उन वीडियोज को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगली जो लाइन है वो एक्सप्लेन कर रही है कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, अगर हम पीएआर की बात करें तो वो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो मोस्ट इफेक्टिव रेंज है फोटोसिंथेसिस के लिए। दोस्तों, इसी तरह अगर बात करें तो जो ब्लू लाइट होती है, ब्लू लाइट वो 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती है। या फिर उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? 450 नैनोमीटर। वहीं जो रेड लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है 780 नैनोमीटर की होती है। लाइट जो होती है 780 नैनोमीटर वाली रेड लाइट जो होती है मोस्ट इफिशियंट है, या फिर हम कहें ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। यह बात आपको ध्यान रखना है। ओके, इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था, अगर लाइट की इंटेंसिटी की बात करें तो अगर लो लाइट है,
लो लाइट है तो लाइट क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। दोस्तों नेचर में जिस चीज की कमी होती है वही क्या हो जाता है, लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। वही क्या हो जाता है, लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। आपके अकाउंट में लाखों रुपए हों, आपके अकाउंट में लाखों रुपए हों, पर आप कहीं खाने को गए हो, आपने जिस फूड को सेलेक्ट किया हो, अगर वो फूड अवेलेबल ना हो, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो फूड लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, ना कि पैसा लिमिटिंग फैक्टर है। तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लाइट की इंटेंसिटी क्या है, लो है, तो वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। और फोटोसिंथेटिक की जो रेट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात आपको अपने जहन में रख लेना है। दोस्तों अगर लाइट क्या है, मीडियम लाइट है, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इंक्रीज लीनियरली, मतलब जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो लीनियरली, मतलब एक स्पीड से बढ़ेगी। अगर लाइट की इंटेंसिटी हाई है, हाई लाइट है, तो क्या हो जाएगा, एक टाइम तक जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो बहुत बढ़ेगी। उसके बाद में एक पॉइंट आएगा जिस पे क्या हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी। ठीक है, सेचुरेशन पॉइंट इज रीच्ड, नो फर्दर राइज। एक पॉइंट पे जाके फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ नहीं सकती है। ये बात आप याद रख लीजिए। जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, ये क्या है, लाइट की इंटेंसिटी है। तो जैसे जैसे लाइट बढ़ रही है आपको दिख रहा है कि ये ग्राफ भी बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट आता है सैचुरेशन पॉइंट, वहां पर पहुंचने के बाद में आप देखेंगे लाइट तो बढ़ रही है दोस्तों, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो लीनियर हो गया है, अब वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा, बहुत हाई लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसके कारण फोटो इनहिबिशन भी हो सकता है। इसके कारण फोटो इनहिबिशन भी हो सकता है। ये तेज में एक्सप्लेन किया गया है, इसको मैंने यहां पे रख दिया है। वहीं लेहनिंजर हमें क्या बताती है, लेहनिंजर की बुक में यह बताया गया है कि एक्सेस लाइट लीड टू जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आर ओ एस विच डैमेज पीएस सेकेंड, या फिर उसको हम फोटो डैमेज बोलते हैं। मतलब लेहनिंजर की बुक हमें यह बताती है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी एक लिमिट से बहुत ज्यादा हो गई तो उसके कारण क्या होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का जनरेशन हो जाएगा और वो फोटो सिस्टम सेकंड को डैमेज कर देंगे, तो फोटो डैमेज हो जाएगा। दोस्तों की पॉइंट की अगर बात करें, तो अगर ज्यादा लाइट है, ज्यादा लाइट है, तो मोर एटीपी एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा। मोर लाइट, मोर एटीपी एनएडीपीएच का फॉर्मेशन, ज्यादा CO2 का फिक्सेशन होगा अप टू ए सेचुरेशन पॉइंट। ये चीजें एक लिमिट पर जाकर, एक लिमिट पर जाकर रुक जाती हैं, एक लिमिट पर जाकर रुक जाती हैं। ठीक है, उससे आगे नहीं बढ़ती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर लाइट की इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी हाई है, तो बहुत ही अच्छी चीज है, एटीपी ज्यादा बनेगा, एनएडीपीएच ज्यादा बनेगा, कार्बन का फिक्सेशन ज्यादा होगा। कार्बन का फिक्सेशन अगर ज्यादा होगा तो प्लांट सुगर ज्यादा बना पाएगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ज्यादा बना पाएगा, उससे क्या होगा, प्लांट को फायदा होगा। लेकिन ये सारी चीजें एक लिमिट पर जाकर रुक जाती हैं, एक पॉइंट है जिसे सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, वहां पर जाकर रुक जाती हैं। दोस्तों अगला जो फैक्टर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कैसे हमें ध्यान रखा है, साइंटिफिक बेसिस की बात करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि शुगर को बनाने के लिए, शुगर को बनाने के लिए CO2 बहुत जरूरी है। शुगर को बनाने के लिए CO2 बहुत जरूरी है। CO2 इज द रॉ सबस्ट्रेट इन केल्विन साइकिल। दोस्तों आपने केल्विन साइकिल तो पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो उस पर सेपरेट वीडियो बनाई है हमने, जाकर उसे देखिए आप। ठीक है, तो क्या है, रॉ मटेरियल होता है। फिक्सेशन अकर बाय रुबिस्को, रुबिस्को नाम की एक प्यारी सी एंजाइम होती है, एंजाइम होती है। ठीक है, या फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इन C4 प्लांट। तो रुबिस्को किसमें करता है, C3 प्लांट में, और फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज किसमें करता है, C4 प्लांट में करता है। और अगर आपको C3 C4 प्लांट, कैम प्लांट में इन चीजों को देखना है, तो हर एक प्लांट पे C3 पे अलग, C4 पे अलग, और फिर कैम प्लांट पे अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर इफेक्ट की बात करें, तो अगर CO2 इंक्रीज हो रहा है, अगर सिस्टम
अगर इन्वायरमेंट में CO2 क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो भी इंक्रीज होगी एक सेचुरेशन पॉइंट तक। कहां तक? एक सेचुरेशन पॉइंट तक। ठीक है, समझ में आई बात? एक सेचुरेशन पॉइंट तक। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर आप एक डायग्राम देख रहे होगे। यहां पे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन। यहां पे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है। लेकिन एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट, CO2 सेचुरेशन पॉइंट। यहां पर आकर आप चाहे जितना CO2 दे दीजिए, यहां पर आकर आप चाहे जितना CO2 दे दीजिए, फोटोसिंथेसिस की रेट लीनियर हो जाती है, मतलब उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ती है। अब दोस्तों एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है। कब शो करता है? अगर इन्वायरमेंट में CO2 कम है, अगर इन्वायरमेंट में CO2 कम है, तो फिर क्या करेगा? वो ऑक्सीजन से बाइंड कर लेगा। ठीक है, बहुत ही दोगला इंसान है। क्या करेगा? CO2 की जगह O2 से बाइंड कर लेगा, और क्या हो जाएगा? फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। और जैसा कि मैंने फोटो रेस्पिरेशन पे एक सेपरेट वीडियो बनाई है, और उसमें आपको बताया है कि फोटो रेस्पिरेशन अगर बढ़ा तो यह एक वेस्टफुल प्रोसेस है। इसमें ATP भी जाएगी, पैसा भी जाएगा, कोई आउटपुट भी नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? CO2 जाएगा वो अलग से, तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आई बात? वही लेहनिंजर हमको क्या बताती है कि ऑप्टिमल CO2 लेवल डिफर फॉर C3 एंड C4 प्लांट। देखो C3 प्लांट और C4 प्लांट के लिए जो CO2 का मतलब अवेलेबिलिटी होता है और रिस्पांस होता है, अगर हम देखें कितनी कंसंट्रेशन हो जाए होनी चाहिए उसको अच्छे से फोटोसिंथेसिस के लिए करने के लिए, वो वेरी करती है। C3 प्लांट जो होता है वो क्या है? रिस्पॉन्स स्ट्रांगली टू इंक्रीज CO2। समझ में आई बात? लेकिन C4 प्लांट ऑलरेडी हैव इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रैंच एनाटॉमी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर जाकर आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं C4 प्लांट पे जो हमने बनाया है। ठीक है, की पॉइंट की अगर बात करें तो हाइयर CO2, अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कार्बन फिक्सेशन ज्यादा होगा, लेकिन एक सेचुरेशन पॉइंट तक। कहां तक? एक सेचुरेशन पॉइंट तक। उसके आगे आप चाहे जितना CO2 दीजिए, फोटोसिंथेसिस की रेट नहीं बढ़ेगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला जो फैक्टर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उस फैक्टर का नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है फोटोसिंथेसिस पर? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एंजाइम नाम की चीज होती है, आपको पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोटोनीसियस इन नेचर होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं मोस्टली, जो बायोलॉजिकल सिस्टम में काम करते हैं। अब वो उनके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में जो भी एंजाइम्स पाए जाते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर मस्त काम करते हैं। अगर टेम्परेचर उससे घटा और बढ़ा तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? उनका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इफेक्ट अफेक्ट क्या करता है? अगर टेम्परेचर जो है अफेक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी पर, जैसे रुबिस्को या फिर एटीपी सिंथेज, वो एंजाइम जो एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करता है। बोथ लाइट एंड डार्क रिएक्शन आर टेम्परेचर सेंसिटिव। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों जो होते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। जो एंजाइम्स है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर इफेक्टिवली काम करती हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर उससे कम हुआ या टेम्परेचर उससे ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? रेट डिक्रीज हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों इसका इफेक्ट क्या होता है? C3 प्लांट के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस है। मतलब C3 प्लांट जो होते हैं ये हाई टेम्परेचर जोन में सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी जो एंजाइम है वो 25 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा तापमान हुआ तो क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? काम नहीं करेंगी अच्छे से। ओके,
और C4 प्लांट की अगर बात करें तो इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 to 45 डिग्री सेल्सियस है। 30 to 45 डिग्री सेल्सियस तो मतलब हाई टेम्परेचर जोन में भी अच्छे से काम करेंगे और ये सरवाइव कर लेंगे। वेरी लो या वेरी हाई टेम्परेचर जो है वो एंजाइम को क्या कर देता है, डीनेचुरेशन या फिर उसका क्या कराता है, डीनेचुरेशन कराता है, या फिर मेटाबॉलिज्म की जो रेट है उसको स्लो कर देता है। क्लियर है आपको? तेज क्या बताता है, एंजाइम रिएक्शंस फॉलो द Q10 रूल। Q10 रूल क्या होता है, अगर रेट को डबल करना है तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दीजिए। मान लो अ, कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर उसके टेम्परेचर को हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो रिएक्शन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, दो गुनी हो जाएगी। ठीक है। लेनिंजर क्या बताता है, टेम्परेचर अफेक्ट्स मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फोटो रेस्पिरेशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टू हॉट और टू कोल्ड टेम्परेचर अगर होगा तो वो क्या कॉज करता है, स्ट्रेस कॉज करता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस के रेट कम ही होनी है दोस्तों। वाटर की अगर बात करें तो पानी, जल जो जीवन का स्रोत है, ठीक है, वो भी फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट डालता है। कैसे डालता है, आइए ध्यान से समझते हैं। वाटर क्या है, रॉ मटेरियल है। हमने इससे पहले CO2 को देखा था, वो भी रॉ मटेरियल है। तो वाटर जो है रॉ मटेरियल मटेरियल है फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इससे जनरेट क्या होता है, ऑक्सीजन जनरेट होता है। और ये कहां होता है, PS2 जो रिएक्शन सेंटर होता है, फोटो सिस्टम सेकंड करवाता है। इट आल्सो मेंटेन्स टर्गर प्रेशर ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। दोस्तों आपको पता है कि ये किसको मेंटेन करता है, इस मतलब टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है और स्टोमेटा के खुलने बंद होने के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों इसका इफेक्ट कैसे होता है उसके बारे में अगर बात करें तो जो वाटर है क्या करता है, अगर वाटर की कमी है तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा अगर क्लोज होगा तो वो ज्यादा CO2 को अंदर नहीं लाएगा। ठीक है, स्टोमेटा जब ओपन होता है तो CO2 क्या होता है, अंदर आता है। ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या हो जाएगी, उसका रेट कम हो जाएगा। ठीक है। अगर ड्रॉट है तो समझो क्या होगा, क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, डीजनरेट हो जाएगा और फोटो सिस्टम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। वाटर स्ट्रेस ट्रिगर एब्सिसिक एसिड, अगर वाटर का क्या है, स्ट्रेस है या फिर वाटर की कमी है तो किसको ट्रिगर करेगा, एब्सिसिक एसिड को ट्रिगर करेगा। एब्सिसिक एसिड रिलीज होगी, स्टोमेटा को बंद कराएगी। जैसे स्टोमेटा बंद होगा, अंदर आने वाली जो गैस है CO2, उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर CO2 अंदर आना कम हुआ तो रॉ मटेरियल में कमी आ जाएगी, रॉ मटेरियल में कमी आएगी, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। दोस्तों लेहनिंजर क्या बताती है, वाटर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स कार्बन एसिमिलेशन वाया स्टोमेटल कंडक्शन कंडक्टेंस। दोस्तों आपको पता है कि डायरेक्टली तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वाटर की कमी की वजह से CO2 की भी कमी हो जाती है, CO2 की भी कमी हो जाती है। और अगर कार्बन की कमी हो गई तो शुगर तो ज्यादा नहीं बन पाएगा। दोस्तों वहीं अगर बात करें की पॉइंट्स की, नो वाटर, अगर वाटर नहीं है, क्लोज स्टोमेटा, नो CO2, नो फोटोसिंथेसिस भाई साहब। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह ऑक्सीजन कैसे इफेक्ट डालता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन जो है बहुत प्यारी चीज है, हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के रेट को कैसे इफेक्ट करता है ऑक्सीजन, दोस्तों रूबिस्को जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जो ये है ऑक्सीजन से भी बाइंड करता, CO2 से भी बाइंड करता है, ऑक्सीजन से भी बाइंड करता है, CO2 से भी बाइंड करता है। लेकिन अगर वो CO2 की जगह ऑक्सीजन से बाइंड कर गया तो फिर वो करवाएगा फोटो रेस्पिरेशन। एक खतरनाक साइकिल है। इसमें क्या होगा, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मोर हाई O2 है, तो मोर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को, और क्या हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, कार्बन का लॉस होगा। क्या होगा, कार्बन का लॉस होगा। दोस्तों अगर कार्बन का लॉस हुआ तो आपको मैं बहुत प्यारी चीज बताना चाहूंगा कि कार्बन के लॉस के साथ में ATP का भी लॉस हो जाता है। ATP का लॉस हो गया तो शुगर तो बनेगा ही नहीं, शुगर तो बनेगा ही नहीं। आप समझ आ रही है आपको ये बात। दोस्तों हाई ऑक्सीजन क्या करता है, सप्रेस करता है केल्विन साइकिल बाय
प्रोमोटिंग फोटो रेस्पिरेशन। स्पेशली अगर बात करें तो किसमें, C3 प्लांट्स में। किसमें, C3 प्लांट्स में। लेहनिंजर क्या बताता है, दिस इज द कोर ऑफ द वारबर्ग इफेक्ट, O2 इनहिबिट फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट। ओके, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो मोर फोटो रेस्पिरेशन, लेस नेट फोटोसिंथेसिस। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है, अगर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन CO2 से ज्यादा है तो फोटो रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा होगा। दोस्तों अगर फोटो रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा हुआ तो नेट फोटोसिंथेसिस है वो कम हो जाएगी। इसी तरह क्लोरोफिल जो प्लांट का मेन पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो भी इफेक्ट करता है। वो भी इफेक्ट करता है किसको, फोटोसिंथेसिस को। कैसे करता है, कैसे करता है दोस्तों, अगर देखें तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करना। किसके लिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए। आल्सो रिफ्लेक्ट हेल्थ ऑफ फोटो सिस्टम, मतलब क्या करता है, फोटो सिस्टम को क्या करता है, ऑल्सो रिफ्लेक्ट हेल्थ ऑफ फोटो सिस्टम। जैसे कि PS1 है और PS2 है, इसका इफेक्ट क्या है, मोर क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल ज्यादा है तो मोर लाइट एब्जॉर्ब होगी, ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी। ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी तो ज्यादा एटीपी एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा। ज्यादा एटीपी एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा तो ज्यादा केल्विन साइकिल चलेगी। ज्यादा केल्विन साइकिल चलेगी तो ज्यादा CO2 का फिक्सेशन होगा। ज्यादा CO2 का फिक्सेशन होगा तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। सिंपल। दोस्तों अगर बात करें हम क्लोरोसिस की, तो लैक ऑफ क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल की कमी है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी उस प्लांट की कम हो जाती है। ठीक है, एकदम मरा सा प्लांट लगता है। दोस्तों अगर बात करें कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, आयरन, ये जो है फोटो क्लोरोफिल के लिए क्या है, इसेंशियल है। ठीक है, उसके बाद करें हेल्दी ग्रीन लीफ क्या करती हैं, उनके पास एक्टिव क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं और क्या होती हैं, मोर फोटोसिंथेसिस होती है। अगर हम बात करें एक हेल्दी ग्रीन लीफ की, जैसा कि आपको यहां डायग्राम में दिख रहा है दोस्तों, ये इतनी ज्यादा ग्रीन इसलिए दिख रही है, इसके पास ज्यादा क्लोरोफिल है, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, और ये ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी कराएगी। उसके बाद में लीफ एनाटॉमी की अगर बात करें, स्टोमेटल कंडक्टेंस की, तो फैक्टर लाइक स्टोमेटल ऑपरेटस, स्टोमेटल अपर्चर, और फिर इंटरनल लीफ एनाटॉमी एंड मीजोफिल स्पेसिंग इन्फ्लुएंस CO2 डिफ्यूजन। तेज में क्या बोलता है कि C4 प्लांट्स है क्रेंज एनाटॉमी। दोस्तों जो C4 प्लांट होते हैं उनके पास एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी होती है जिसको हम क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। एनाटॉमिकल एडाप्टेशन टू कंसंट्रेशन CO2, कंसंट्रेट CO2 अराउंड रोबिस्को। दोस्तों लेहनिंजर क्या बोलता है, स्टोमेटल कंडक्टेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल कॉज एंड इफेक्ट एंड अफेक्ट्स इंटरनल CO2 लेवल। दोस्तों की पॉइंट की बात करें, ओपन स्टोमेटा है, अगर स्टोमेटा ओपन होगा तो ट्रांसपिरेशन तो ज्यादा होगा भाई, लेकिन उसके अलावा क्या होगा, ज्यादा CO2 अंदर आएगा और फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो क्या होगी, हाई होगी। इतनी बात आप ध्यान रख लीजिए। दोस्तों कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स की बात करें, ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो जैसे Mg2+ है। Mg2+ क्या होता है, Mg2+ सेंट्रल एटम होता है क्लोरोफिल में। ठीक है, नाइट्रोजन का काम क्या होता है, नाइट्रोजन ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, एटीपी में पाया जाता है, एंजाइम्स में भी कोफैक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, उसके अलावा आयरन, मैग्नीज, कॉपर, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं ETS में। फॉस्फेट का काम होता है, ये एटीपी और NADPH के कंपोनेंट में पाया जाता है। लेनिंजर क्या बोलता है, डिफिशियंसी अफेक्ट्स एनर्जी प्रोडक्शन, पिगमेंट सिंथेसिस एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। दोस्तों कुछ तो ऐसे हैं जो वाटर की फोटोलाइसिस में काम आते हैं, जैसे कि मैग्नीज है और उसके अलावा क्लोरीन है, ये सब क्या है, फोटोलाइसिस में काम आते हैं। अब मान लो मैग्नीशियम आयन की कमी हो गई तो भाई क्लोरोफिल की सिंथेसिस कम होगी। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी है तो अमीनो एसिड्स कम बनेंगे,
और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कम बनेंगी, तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इंटरनल प्लांट फैक्टर जैसे कि लीफ की एज क्या है, नई लीफ है तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगी क्योंकि उसके पास एक्टिव क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे। क्यूटिकल की अगर थिकनेस ज्यादा है तो लाइट को क्या करेगा, मतलब ज्यादा लाइट क्या है अंदर आने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी उसको, ठीक है। और एंजाइम का लेवल क्या है, ये सारी चीजें हैं। जेनेटिक फैक्टर जैसे C3 और C4 की बात करें और कैम प्लांट की बात करें, तो जैसे C4 में अलग तरह की एनाटॉमी होती है, ज्यादा इफेक्टिव होता है ये चीज। तो इन सारी चीजों पे हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोस्तों ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अगर इन्होंने क्या कहा था, इफ वन फैक्टर इज सब ऑप्टिमल इट बिकम लिमिटिंग फैक्टर इवन इफ अदर आर सर्पल्स, ठीक है। मतलब अगर कोई एक चीज है जो कम है तो वही लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगी, आपके पास चाहे जितना खजाना हो कोई मतलब नहीं रहता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अगर हाई CO2 है, हाई लाइट है, हाई CO2 हाई लाइट है तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। बट अगर टेम्परेचर लो है तो नेट रेट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा और लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। क्योंकि लो टेम्परेचर में क्या होगा भैया, जो एंजाइम है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। ये था ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। दोस्तों समरी चार्ट की अगर बात करें तो आप भैया बहुत जल्दी से हर एक चीज को रिवाइज कर लो, और नीट लेवल पे ये चीजें आपके बहुत काम होने वाली है, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके दिमाग में जो है कंफ्यूजन नहीं रहेगी। लाइट क्या है, डेराइव लाइट रिएक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर कब की तरह कब काम करेगी, जब लाइट कम होगी। CO2 रॉ मटेरियल फॉर केल्विन साइकिल, अगर लो CO2 है तो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो अफेक्ट एंजाइम, एक्सट्रीम हॉट या फिर कोल्ड है तो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। वाटर स्टोमेटल ओपनिंग और फोटोलाइसिस में वाटर की अगर कमी है तो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम, ये क्या है, कंपटीशन करता है CO2 के साथ में, और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। वहीं अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो पिगमेंट और एंजाइम जो हैं वो भी मस्त रोल प्ले करते हैं उसमें, मतलब पिगमेंट्स में जैसे बहुत सारे आयंस की नीड होती है और बहुत सारी चीजें हैं न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। और अगर उनकी डिफिशियंसी है तो क्या होंगे, पिगमेंट और एंजाइम कम बनेंगे और वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेंगे। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी थी, ठीक है। उसके अलावा नीट में आए हुए कुछ सवाल को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 2013 में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, तो रेड एंड ब्लू लाइट। 2016 में पूछा गया था फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच फैक्टर अप टू ए पॉइंट, तो लाइट इंटेंसिटी। 2020 में एक सवाल आया था विच कंडीशन विल रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो अगर स्टोमेटा क्लोज है तो CO2 कम आएगा तो शुगर कम बनेगा, शुगर कम बनेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो दोस्तों यहां तक हमने कर ली सारी बातें, ठीक है। यहां तक हमने कर ली सारी बातें। कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जो कि लाइट रिएक्शन को, मतलब जो कि फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट डाल सकते थे, उन सब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जो इफेक्ट करते थे फोटोसिंथेसिस को। तो दोस्तों आगे की वीडियो में भी हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप लाइक करेंगे तो आपके दोस्तों को भी रिकमेंड होगी ये वीडियो, ठीक है, और उनको भी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।